गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सोडियम क्लोराइड और जल तंत्र NaCl और H2O सिस्टम। इससे पहले अपन ने असर्वांग सम के अंदर एक अन्य तंत्र की बात की थी, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने सपोज ए और बी को एक कंपाउंड बना था, जो AB2 टाइप्स का कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है। अब उसके अंदर अपन अदर एग्जांपल्स की बात करें तो अदर एग्जांपल के तौर पर अपन सोडियम क्लोराइड और जल तंत्र का एग्जांपल के रूप में लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें बिंदु ए जल का हिमांक है। अपन सर्वप्रथम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कुछ इस टाइप्स का अपन को ग्राफ मिलता है कि टेम्परेचर प्रेसेस के अंदर अपन कंपोजिशंस के बीच में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो AB CB कर्व मिलते हैं और यहाँ पर एक CGHD या फिर HGCD एक स्क्वायर जैसा कोई स्ट्रक्चर मिलती है, जहाँ पर NaCl और सेचुरेशन सॉल्यूशन है जो कि आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि इसमें बिंदु ए जल का हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसमें NaCl मिलाया जाता है तो जल का हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है, आइसिंग पॉइंट कम हो जाता है अगर अपन इसके अंदर NaCl डाल दें वाटर के अंदर। अतः वक्र AB जल में NaCl मिलाने पर उसके हिमांक का अवनमन प्रदर्शित करता है, कम हो जाता है, घटा रहा है उसका टेम्परेचर को, ठीक है। इस वक्र के सहारे बर्फ जल के साम्य में है, चूंकि प्रावस्था यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर अपन इस कर्व की बात करें तो बर्फ और जल, ठीक है, मतलब बर्फ और वाटर, सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पर 2 स्टेट होंगी और ये दोनों स्टेट हैं जो कि दोनों प्रावस्थाएं, दोनों फेजेस हैं जो कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहती हैं। अतः वक्र ए बी एक चर होगा। अगर अपना बिंदु बी की बात करें कि बिंदु बी -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलियम संतृप्त हो जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इस बिंदु बी पर, ठीक है, तथा एक नई ठोस प्रावस्था NaCl.2H2O सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड अलग हो जाती हैं, ठीक है। अगर अपन बिंदु बी तक अगर इसको ठंडा करें, ठीक है, तो एक नई अपन को सॉलिड स्टेट मिलती है जो NaCl.2H2O सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड के रूप में अपने को मिलती है। बिंदु बी पर 3 प्रावस्थाएं, बर्फ, ठोस NaCl2H2O तथा विलयन, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो सॉलिड जो बर्फ है वो, एक सॉलिड NaCl2H2O मतलब सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड, और एक उनका सॉल्यूशन है जो कि इक्विलिब्रियम में रहता है। अतः बिंदु अचर हैं। बिंदु बी को क्रायोहाइड्रिक बिंदु या गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु से नीचे तल में ठोस बर्फ व ठोस NaCl2H2O ही रहता है। अगर अपन बिंदु बी से भी और अगर ठंडा करें तो केवल और केवल 2 स्टेट ही बचेगी, एक तो बर्फ, सॉलिड बर्फ, और एक सॉलिड NaCl2H2O, ठीक है। ये देखिए दे रखा है कि बिंदु बी से केवल आइस और सॉलिड NaCl2H2 ही बचती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि NaCl की और मात्रा मिलाने पर हिमांक पर बिंदु BC के सहारे बिंदु 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। अगर अपन और भी मात्रा अगर NaCl की मिला दें तो फिर क्या होगा, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा BC के सहारे, ठीक है। और वक्र BC पर 2 प्रावस्थाएं NaCl2H2O तथा विलयन उपस्थित है, अतः इनकी संतुलता की कोटि 1 होगी तथा वक्र BC को विलेयता वक्र या सोल्युबिलिटी कर्व कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बिंदु सी की कि बिंदु सी पर 0.15 सेंटीग्रेड के ऊपर ठोस NaCl2H2O स्थायी नहीं रहता, ठीक है। अब सी के बाद में क्या होगा कि जो अपन सॉलिड NaCl2H2O की नई सॉलिड फॉर्मेशंस क्या था, बिंदु सी के बाद में वह स्थायी नहीं रहेगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा, वह निर्जल लवण, ठीक है, डिहाइड्रेट साल्ट और NaCl, निर्जल लवण NaCl व विलयन परिवर्तित हो जाता है। अब अगर बात करें तो बिंदु सी के ऊपर जो NaCl और 2H2O का जो डिसोसिएशन होता है तो क्या होगा, NaCl अलग हो जाएगा और सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, ठीक है। वक्र CD निर्जल सोडियम क्लोराइड का विलेयता वक्र है तथा यहाँ निर्जल
ठोस NaCl व जल दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। अतः यह एक चर तल है। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई फेज रूल पे अप्लाई करें तो F बराबर C माइनस पी प्लस वन। तो यहाँ पर कंपोजिशन कंपोनेंट दो हैं, फेजेस टू हैं। ठीक है, तो इसका F बराबर क्या होगा, एक होगा। अब बिंदु C पर ठोस NaCl व विलयन का सेचुरेटेड NaCl2H2O का सर्वांगसम गलनांक कहलाता है। अगर अपन बिंदु C की बात करें, ठीक है, तो ये ठोस NaCl व विलयन का, ठीक, क्या कहलाता है, सर्वांगसम गलनांक कहलाता है। अब अगर अपन क्षेत्र ABCD में NaCl का संतृप्त विलयन है तथा क्षेत्र ABE में दो प्रावस्थाएं बर्फ व संतृप्त विलयन तथा क्षेत्र CDHG में ठोस NaCl व संतृप्त विलयन तथा क्षेत्र CBFG में दो प्रावस्थाएं ठोस NaCl व संतृप्त विलयन है। अपन ABCD वक्र देखते हैं कर्व के अंदर, ABCD इसके अंदर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर अपन बात करते हैं CGHD की, तो इसके अंदर क्या है, NaCl और सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अगर अपन बात करें BFGC की, तो इसके अंदर क्या है, एक तो सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड और उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट इस सेक्टर की CBFG हो गया। अब CDHG के अंदर, ठीक है, दो प्रावस्थाएं हैं और क्षेत्र ABE में दो प्रावस्थाएं, AB और E के अंदर। AB और E की बात करें तो यहाँ पर एक तो आइस और एक उसका सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पर साम्य अवस्था में रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नैनसर्ट वितरण नियम। ठीक है, नैनसन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करते हैं अपन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी विलय का ठोस या द्रव का अमिश्रणीय द्रव में विभाजन। ठीक है, अगर अपन ने कोई भी सॉल्वेंट लें, ठीक है, तो ठोस या द्रव, सॉलिड या लिक्विड के अंदर दो कैसे अमिश्रणीय द्रवों के अंदर ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसे नाम से पता चल रहा है कि सन 1872 में ब्रेट हॉल्ट तथा फेलिच ने प्रयोग कर देखा कि CCl4 या CH2 में विभिन्न सांद्रताओं का बना आयोडीन विलयन आसु जल के साथ हिलाया जाए और फिर इसे स्थिर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय पश्चात मिश्रण में दो परतें विभक्त हो जाती है। दो वैज्ञानिक थे, ब्रेट हॉल्ट और फेलिस। इन्होंने क्या किया था कि एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक CH2 के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन लिए, ठीक है, जो आयोडीन विलयन के अंदर बने थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन को बनाकर कुछ टाइम्स के लिए इन्होंने कॉन्स्टेंटली छोड़ दिया। तो बाद में देखा था कि दोनों जो सॉल्यूशन थे पहले तो मिक्सेबल थे, लेकिन बाद में स्थिर रखने के बाद में कुछ टाइम के बाद में इन दोनों के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें ऊपरी परत आयोडीन के जलीय विलयन की तथा नीचे की परत आयोडीन के CCl4 या फिर CH2 में विलयन की होगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक तो CCl4 के अंदर आयोडीन को घोला, दूसरा आयोडीन को जल के अंदर घोला, फिर दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, और दोनों को मिक्स करने के बाद में एक लेयर बनती है। ऊपर वाली जो लेयर थी वो तो आयोडीन और जल की थी। ठीक है, और जो नीचे वाली जो लेयर थी वो किसकी, CCl4 और आयोडीन की थी। इस प्रकार आयोडीन दोनों परतों में वितरित होती हैं और साम्य स्थापित हो जाता है। अर्थात आयोडीन अणुओं के जल से CH2 परत में गमन की गति आयोडीन अणुओं के CH2 से जल की परत में गमन की गति बराबर होगी। ठीक है, अब दो लेयर के अंदर आयोडीन है, एक तो आयोडीन का जल में सॉल्यूशन है और एक आयोडीन का कोई भी का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर CH2 के अंदर सॉल्यूशन है। अब इन दोनों सिस्टम्स के बीच में जो आयोडीन की मोबिलिटी होगी, गमन की गति होगी, वो बराबर होगी। मतलब जितनी मात्रा के अंदर जलीय आयोडीन से CH2 के अंदर जितने आयोडीन के मॉलिक्यूल जाएंगे उतने CH2 से वापस आयोडीन है जो कि जलीय आयोडीन के अंदर गति करेंगे। अर्थात आयोडीन अणुओं के जल से CH2 परत में गमन की गति आयोडीन अणुओं के CH2 से जल की परत में गमन की गति बराबर हो जाती है। साम्य अवस्था पर दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रता, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रता मानक सोडियम थायोसल्फेट से अनुमापन करके ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपन इन सॉल्यूशंस का
सोडियम थायोसल्फेट हाइपो के साथ में अगर इसको टाइट्रेट करें, ठीक है, तो जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आयोडीन की विभिन्न मात्रा लेकर प्रयोग को दोहराते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस के साथ में आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है अपन चेक कर सकते हैं। निश्चित ताप पर यह पाया गया कि दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रताओं का अनुमापन स्थिर रहता है, ठीक है। निश्चित ताप पर अगर अपन फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो दोनों परतों में अगर को जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो स्थिर रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक में आयोडीन ज़्यादा दूसरे में कम है, तथा यह आयोडीन कुल उपस्थित मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अर्थात आयोडीन की चाहे कितनी भी मात्राएं क्यों ना ली जाए, ठीक है, दोनों के अंदर जो आयोडीन है, जितनी अपन ने अमाउंट के अंदर आयोडीन ली है वो दोनों ही सिस्टम्स के अंदर, दोनों सॉल्यूशंस के अंदर इक्वल रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन डायग्रामेटिकली अगर देखें, ठीक है, कि एक तो कंसंट्रेशन CH2 है, एक कंसंट्रेशन H2O है, बीच में क्या है, एक्वस की लेयर है, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो I2 है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। अर्थात CH2 में I2 की सांद्रता और H2 अपॉन H2O में I2 की सांद्रता बराबर CH2 अपॉन H2O बराबर K, ठीक है। जहाँ K एक कांस्टेंट है जिसे अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट या फिर वितरण गुणांक अथवा विभाजन गुणांक कहते हैं। इसे विभाजन अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार जल व ईथर के बीच औद्योगिक अम्ल निकाय में भी उन्होंने वितरण गुणांक के मान स्थिर प्राप्त किए। अब उन्होंने एक अदर एग्जाम्पल लिया कि जल व ईथर के बीच में अब उन्होंने ऑक्जेलिक एसिड डाला, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड डालने पर भी उनके जो के का मान था वो कांस्टेंट प्राप्त हुआ। सन 1891 में डब्ल्यू नैनसट ने एक नियम प्रतिपादित किया जो उसके नाम पर नैनसट वितरण लॉ कहलाता है। जब इस ये लॉ क्या था, देखते हैं कि जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रव्यों में वितरित होता है, मतलब एक तो वाटर ले लिया और एक कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, हमको पता है कि दोनों हैं आपस में मिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्थिर ताप पर व साम्य पर दोनों विलायकों में उसकी सांद्रताओं का अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। यदि विलय दोनों द्रव्यों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें, ठीक है, जो सॉल्यूट अपन ने डाला है वो दोनों लिक्विड्स के साथ में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात दोनों पदार्थ दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहते हैं। अब नेल्सन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कंडीशंस क्या थी कि अपन ने जो सॉल्यूट काम में लिया है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड को अगर अपन वाटर या ईथर के अंदर डालें तो ऑक्जेलिक एसिड है ना तो जल के साथ में रिएक्शंस करना चाहिए, ना ही ईथर के साथ में रिएक्शंस करना चाहिए। तब फिक्स टेम्परेचर पर और साम्य अवस्था में इनकी जो कंपोजिशंस होगी, इसका जो वैल्यू होगी दोनों सिस्टम्स के अंदर वो स्थिर रहती हैं। माना दिए गए ताप पर विलय X दो अमिश्रणीय विलायकों A व B में वितरित होता है। यहाँ X की दोनों विलायकों में आणविक अवस्था समान है, तो गणितीय रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं कि विलय X की विलायक A में सांद्रता अपॉन विलय X की विलायक B में सांद्रता किसके बराबर होगी, K या K के बराबर होती है। अर्थात CA अपॉन CB बराबर K, जहाँ CA क्या है, विलय X की विलायक में A में सांद्रता, और CB क्या है, विलय X की विलायक B में सांद्रता, और K यहाँ पर क्या है, वितरण गुणांक। अगर अपन इसका अगर डायग्राम बनाए तो क्या होगा, X है जो कि इक्विलिब्रियम में है, विलायक है इसकी सांद्रता C हो गई और बीच में एक्वस लेयर आ जाती है, और ऊपर उसके ऊपर विलायक B और उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, CB हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वितरण नियम की उष्मागतिक व्युत्पत्ति। अब थर्मोडायनेमिकली अगर अपन नैनसन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की व्याख्या करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देख जो ये टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।